नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक आज मुंबई से, मुंबई के नरीमन पॉइंट से। वजह बहुत खास है। जब हर किसी की नज़र इस बात को लेकर है कि मुंबई में बॉलीवुड क्या वाकई राजनीति के निशाने पर आए, या फिर कहीं पाकिस्तान के दायरे में कलाकारों की आवाजाही रुक तो नहीं रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के भी सवाल हैं। बहुतेरे सवालों के बीच आज हम मुंबई में हैं, लेकिन सब तस्वीर पाकिस्तान की। पहली तस्वीर नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ कश्मीर का राग नहीं गाएंगे तो पाकिस्तान में सत्ता नहीं टिकेगी। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के कलाकारों की। बॉलीवुड में रंग नहीं जमाएंगे तो फिर उनकी पहचान बनेगी नहीं। और तीसरी तस्वीर बाजार, व्यापार, उद्योग धंधों की। पाकिस्तान अगर भारत से नाता तोड़ेगा तो कहीं उसकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा जाएगी। और इन तीन तस्वीरों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर भारतीय राजनीति, भारत की विदेश नीति और शायद अब बॉलीवुड और कलाकार भी आकर फंस गए हैं तो बहुतेरे सवाल हर जहन में आ सकते हैं। इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट के साथ जिस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बॉलीवुड का मतलब अभिव्यक्ति है, कलाकार है, पैसा है, बिजनेस है, राजनीति की पकड़ है, अंडरवर्ल्ड का कहीं ना कहीं उसके भीतर घुसना है। और इन सब के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉलीवुड की पहचान क्या है और उन सब के जरिए कहीं ना कहीं एक पहचान राजनीति खोजती है, एक पहचान अपराध, और इन सब के बीच पाकिस्तान के कलाकार। देखिए, हम मनोरंजन करना जानते हैं, हमें राजनीति नहीं आती। किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को लेकर हम फिल्म रिलीज होने देंगे नहीं। तो मुंबई की सैकड़ों पहचान है। मुंबई में रहने वाला हर शख्स अपने भीतर एक अलग मुंबई लेकर जीता है। माया नगरी में बनते बिगड़ते लाखों ख्वाबों की अलग अलग दास्तान है, और इन दास्तानों का कोई ना कोई सिरा कभी ना कभी मुंबई के तीन गलियारों में से किसी एक से होकर जरूर गुजरता है। और कब अपराध, फिल्म और राजनीति आपस में गटमट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिस अंडरवर्ल्ड ने मुंबई को हिलाया, रुपहले पर्दे पर वो अंडरवर्ल्ड और उसके माफिया ही नायक बन जाते हैं। कुछ नहीं होगा, वो मुंबई पुलिस एक फिल्मकार को भरोसा नहीं दिला पा रही कि कुछ नहीं होगा। अगर आज मुंबई में सबसे बड़ा हो चला है तो उसका वास्ता फिल्म, पॉलिटिक्स और क्राइम के इसी कॉकटेल से जा जुड़ा है। हम हमारी भूमिका के ऊपर कायम है, ठाम है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को लेकर हम फिल्म रिलीज होने दें। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने बॉलीवुड को खुले तौर पर बांट दिया। और फिल्मकार निशाने पर प्रधानमंत्री को लेने से भी नहीं चूक रहे। अनुराग कश्यप ने जिस तरह पीएम मोदी से सवाल पूछे, उसने साफ कर दिया कि विरोध से आजिज बॉलीवुड अब कोई ऐसा समाधान चाहता है जिसमें चंद उपद्रवी तत्व देशभक्ति के नाम पर गुंडाई ना कर सके। लेकिन अगर सवाल प्रधानमंत्री से किया जा रहा है तो क्या वाकई मुंबई के फिल्मकार वास्तव में इतने परेशान हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या फिल्मकार भी उसी राजनीति का हिस्सा हो गए हैं जिसमें लकीर के इस पार या उस पार खड़े होकर अपनी राजनीति साधी जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ फिल्मकार का भी नहीं है, सवाल उस राजनीति का जिसमें चंद उपद्रवियों के आगे इंस्टीट्यूशंस फेल दिखने लगते हैं, क्योंकि सरकार साफ कहती है कि फिल्म पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। देखिए, हम लोग ने तो इस तरह का कोई बैन नहीं लगाया है। अभी भी पाकिस्तानी आप सीरियल्स देख सकते हैं। बावजूद इसके फिल्म को रिलीज करना निर्माताओं के लिए इतना मुश्किल दिखने लगता है कि उन्हें मुंबई में पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ती है, तो दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात कर गुजारिश करनी पड़ती है कि फिल्म को बचाएं। और दिल्ली की सत्ता भरोसा देने के बावजूद मुंबई को यह विश्वास नहीं दिला पा रही कि फिल्म का क्या होगा। मुश्किल यह नहीं है कि दरअसल पाकिस्तान के कलाकार भारत आए या ना आए, मुश्किल यह भी नहीं है कि दरअसल किस तरीके से बॉलीवुड अगर फिल्में बनाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसके लिए एक बाजार लगातार इंतजार करता है। मुश्किल तो यह है कि दरअसल एक फिल्म बनाने में आज की तारीख में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और करोड़ों रुपए लगाने के बाद फिल्म अगर पहले हफ्ते में कुछ कमा ले तो कमा ले। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी कमाई, इतना बड़ा मुनाफा, इन सब के बीच जिसने जरा सी अड़चन उठाई उसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कभी राजनीति लाभ उठाती रही,
कभी अंडरवर्ल्ड लाभ उठाता रहा और मौजूदा वक्त में शायद कुछ नीतियां किसी तरीके से बॉलीवुड के रास्ते में आकर खड़ी है। तो सॉफ्ट टारगेट किस तरीके से फिल्में बनती चली जा रही हैं, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। ये जानते समझते हुए भी अगर विरोध जारी है तो क्या इसका सीधा मतलब है कि फिल्मकार सॉफ्ट टारगेट हैं? और फिल्मकार इसीलिए सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि विरोधी और फिल्मकार सबको मालूम है कि फिल्म रिलीज न होने का मतलब क्या है। और यही वजह है कि करण जौहर को यू टर्न लेना पड़ा और अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए वीडियो बयान जारी करना पड़ा। I need to say this, and I say this with strength, that for me, my country comes first. Nothing else matters to me but my country. दरअसल जिस जगह पे हम खड़े हैं, बॉलीवुड के बहुतेरे सिनेमा में पिछले 50-60 बरस में यह दृश्य आपने बार बार देखा होगा। राज कपूर की फिल्म श्री 420 हो या अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार हो। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल है सिल्वर स्क्रीन पर नायकन के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन भी नजर आता है और फिल्म दीवार के जरिए कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड की ही पहचान निखर कर आती है। तो क्या यह माना जाए कि अंडरवर्ल्ड दरअसल जिस तरीके से भारत के सिनेमा के भीतर घुसा, उसमें एक पहचान यह भी रही कि 1993 के ब्लास्ट ने उस नेक्सस को कहीं ना कहीं सामने लाके खड़ा कर दिया कि अंडरवर्ल्ड सिनेमा और राजनीति जिसे जिस तरीके से चलना है चल ले, जिसे जिस तरीके से दोना है दो ले। 13 मार्च 1993 को मुंबई दहली तो झटके में अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड सब बदल गए। अंडरवर्ल्ड और फिल्मों का नेक्सस टूटकर सतह पर आ गया और अंडरवर्ल्ड से याराना रखने वाले राजनेता किनारे हो लिए। 1993 से राजन, मुदलियार से लेकर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम तक किसी न किसी रूप में बॉलीवुड से जुड़े रहे। हाजी मस्तान ने तो बॉलीवुड में खूब पैसा भी लगाया, ने मायानगरी का रंग रूप बदल दिया। संयोग से इसी वक्त अदालत के आदेश पर बनी वोहरा कमेटी ने अंडरवर्ल्ड और राजनेताओं के संबंधों पर उंगली उठाई थी, जिसकी रिपोर्ट पर आज तक कुछ नहीं हुआ और राजनेताओं के आपराधिक पृष्ठभूमि तो अब कोई मुद्दा ही नहीं है। आलम ये कि डॉन मुख्तार अंसारी को पार्टी में न लेने के अखिलेश यादव की तमाम कोशिशें फेल हो जाती हैं और प्रधानमंत्री मोदी के वादे भी बेईमान। जब तक कश्मीर से इंडिया वापस नहीं जाता, मोहम्मद रहमान आपकी गिरफ्त में नहीं आ सकता। हाँ, इस दौर में पाकिस्तान में रह रहे जिन माफिया और आतंकवादियों को भारत लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, वो रुपहले पर्दे पर बार बार दिखे। मुंबई में 26/11 के वक्त भी मुंबई पुलिस के जवानों ने शहीद होकर देश सेवा की, यहाँ तक कि आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा। और इसी मुंबई पुलिस के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में बॉलीवुड शिरकत भी करता है। जाहिर है बहुतेरे सवाल आपके जहन में होंगे कि क्या वाकई बॉलीवुड का कैनवास इतना बड़ा है। यकीनन जब भारत की राजनीति संयुक्त राष्ट्र में जाकर कश्मीर के मुद्दे के मद्देनजर पाकिस्तान को आतंकवाद की जन्नी बताने से नहीं चकती, तब एक सवाल तो हर जहन में होता है, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉलीवुड को वो जगह मिल पा रही है जिस जगहों की वजह से जिन मुद्दों के आसरे सिल्वर स्क्रीन पे मुद्दे रहेंगे और फिर दुनिया जान जाए। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉलीवुड को इंडस्ट्री में तब्दील करने में जिन दिग्गजों ने अहम भूमिका निभाई, उनमें से कई विभाजन के वक्त पाकिस्तान से ही भारत आए। आलम यह कि बीते साल पाकिस्तान में बॉलीवुड की 16 बड़ी फिल्में रिलीज हुई और पाकिस्तान में बॉलीवुड की फिल्मों का जलवा ऐसा कि बजरंगी भाईजान ने 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई पाकिस्तान में कर डाली। हॉलीवुड में तो भारतीय एक्टर अब काम कर रही हैं, यानी इकोनॉमी ने सरहदों को खत्म कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीयता का मुद्दा सरहदों पर अटिका है। नतीजा इसी का कि पाकिस्तानी कलाकारों को न केवल वापस लौटना पड़ा है, बल्कि ए दिल मुश्किल को लेकर जिस तरह हंगामा मचा, उन्हें अब काम मिलना मुश्किल है। 7 जन्म में नहीं लेंगे, आने वाले दिल क्या बोलता है, 7 जन्म में कोई हिंदुस्तानी फिल्म मेकर पाकिस्तानी कलाकार के काम करने की इच्छा है ही नहीं। और सच ये भी है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भारत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल सिर्फ 20 से 25 फिल्में ही बनती हैं। दरअसल बड़ा सच यही है कि पाकिस्तान का हर रास्ता भारत पर आकर टिकता है। भारत ही है जिसके कश्मीर का राग अलाप कर पाकिस्तानी सत्ता अपनी राजनीति साधती है।
बॉलीवुड ही है जिसके आसरे फवाद खान और माहिरा खान जैसे कलाकार चमक पाते हैं, और भारत ही है जिसके जरिए कारोबार कर पीयूके और पाकिस्तान के कई कारोबारी अपनी दुकान चलाते हैं। आज तक ब्यूरो।